दोस्तों, हिंदी का पन्ना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इकबाल। नई किताब के बारे में बात करने से पहले कुछ आपस की बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि हमें आपके सुझाव और सलाह का इंतज़ार रहता है। अगर आप हमें अपनी पसंद की किताबों का नाम सुझाएं तो और भी अच्छा लगेगा। तो अभी कमेंट करके बताइए आपको कौन सी किताब के बारे में जानना है। दूसरी बात, सब्सक्राइब करने में भी आप कंजूसी कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अभी आइए। हाँ, तो अब लौटते हैं किताब पर। जून के आखिरी हफ्ते में साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कारों की घोषणा की थी। हिंदी में यह पुरस्कार इस बार एक उपन्यास को मिला। इस उपन्यास का शीर्षक है चांदपुर की चंदा, जिसके लेखक हैं बागी बलिया के निवासी अतुल कुमार राय। सोशल मीडिया को लगातार फॉलो करने वाले अतुल कुमार राय को जानते होंगे और हो सकता है उनके उपन्यास के अंश भी पढ़ चुके हों। ये उनका पहला उपन्यास है। अतुल का ये उपन्यास हिंदी युग प्रकाशन नोएडा से जनवरी 2022 में प्रकाशित हुआ था। अपने प्रकाशन के साथ ही ये लोगों में लोकप्रिय होता गया। जनवरी 2023 में इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो गया। साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिलते ही ये फिर से एक बार चर्चा में आ गया। उपन्यास की कथा के केंद्र में दो पात्र हैं। एक तो बलिया जिले का आखिरी कहा जा सकने वाला गांव चांदपुर और दूसरी वहां के निवासी चंदा। कहानी की शुरुआत जनवरी 2006 से होती है और अगले बरस फरवरी तक परवान चढ़ती है। कोहरे के धुंध में 5 नौजवान जैसे लोग बलिया रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और ऑटो वाले से चांदपुर चलने की बात करते हैं। यहीं से चांदपुर की कहानी शुरू हो जाती है। ये 5 व्यक्ति आए थे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के लिए। चांदपुर में एक मैनेजर साहब हैं जिनके स्कूल में ठेके पर बोर्ड की परीक्षा पास कराई जाती है। इन्हीं मैनेजर साहब के पुत्र हैं डब्लू भैया, जो स्कूल का काम तो संभालते ही हैं और गांव के उभरते हुए नेता भी। ऑटो वाला उर्फ बित्तन इन 5 को लेकर गांव में घुसता है और चांदपुर की कहानी शुरू कर देता। हालांकि बाद में इन 5 का कुछ पता नहीं चलता। चांदपुर में अनंत संभावनाएं हैं तो उसकी समस्याएं भी अनंत है। सड़क, बिजली, अस्पताल और अच्छे स्कूल यहाँ सब निर्माणाधीन है। बस बाढ़ है जो हर साल आ जाती है। कथा में थोड़ी ही देर में नायक का आगमन होता है। उसका नाम है मंटू। मंटू इंटरमीडिएट में 3 बार फेल हो चुके हैं और युवाओं की शाश्वत समस्या से रूबरू हैं कि इश्क में सफल होना जरूरी है कि बोर्ड की परीक्षा में। 1980 के आसपास पैदा हुए नौजवानों को ये उपन्यास नॉस्टैल्जिया का शिकार बना सकती है। पूरे उपन्यास में उस दौर की जबरदस्त रवानी है और बॉलीवुड की फिल्मों की कहानियों और गाने के मुखड़ों से माहौल पूरा जीवंत कर दिया है अतुल ने। अतुल कुमार राय मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से संगीत में BA और MA किया हुआ है। ऐसे संगीतिक मिजाज वाले अतुल की लेखनी में जबरदस्त प्रवाह है। खाटी पूर्वांचली बोली में चरित्रों के डायलॉग उपन्यास को फिल्म जैसा बना देते हैं। आंचलिकता से सराबोर होने के बावजूद इसे आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते। उपन्यास से पता चलता है कि दहेज अभी भी भारतीय समाज में एक समस्या है, लेकिन मीडिया की चकाचौंध अब उन अंधेरे कोने तक नहीं पहुंच पाती है। मंटू के अभिन्न मित्र हैं राकेश, जो शुरू से आखिर तक सिर्फ मंटू के लिए ही उपस्थित रहे। मंटू की कहानी यह है कि उनकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसी। पिता ने दूसरी शादी कर ली। अपनी बहन को दिए वचन में बंधी मौसी ने दूध मुहे मंटू को पाला पोसा। चांदपुर में वो मौसी रमावती और मौसा रमेश्वर के साथ रहता है। रमावती और रमेश्वर की एक अपनी औलाद है गुड़िया, जो मंटू की बहन है। पूरब टोले में रहने वाले मंटू आम नौजवानों की तरह ही बॉलीवुड के दीवाने हैं। बिना किसी काम धंधे के भी हर हफ्ते नए नए गानों का कैसेट भरवाते हैं। गांव के उत्तरी टोला में सबसे आखिरी घर भी एक महत्वपूर्ण पात्र का है। पिंकी उर्फ चंदा इसी घर में रहती। घर में पिंकी के चाचा उमेश, चाची मैना, दीदी पूनम रहते हैं। इसके साथ पिंकी की माँ और दादी कृष्णावती भी हैं, लेकिन दोनों बीमार हैं और बिस्तर पर है। चाची मैना पिंकी के जीवन में बस जहर घोलने के लिए पैदा हुई है। उनकी कोई भी बात बिना गाले के न शुरू होती है न खत्म होती है। बहन पूनम को पति ने छोड़ दिया है। पिंकी भी 12वीं में पढ़ती है, जिस क्लास में मंटू 3 साल से फेल होकर पढ़ते ही जा रहे हैं।
इसी क्लास से दोनों के इश्क की शुरुआत होती है। मंटू ने एक चिट्ठी लिखकर पिंकी को दी थी, जिसे पिंकी ने 3 महीने तक खोला ही नहीं। फिर सरस्वती पूजा के दिन स्कूल में पर्दा वाला सिनेमा लगा, सिर्फ तुम। इसे देखकर पिंकी को भी लगा कि जीवन में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में प्रेम हो तो तूफान से लड़ा जा सकता है, बाढ़ में भी खुश रहा जा सकता है। मंटू का असली नाम शशि था। जब 12वीं में 3 बार फेल होने के बाद उसे अपने नाम का मतलब पता चला तो उसे भी यकीन हो गया कि फिर तो चांद और चंदा को एक होना ही है। लेकिन इश्क इतना आसान होता तो गालिब चचा भला ऐसा क्यों कहते कि ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जा। खैर, गांव के दूसरे बहुत सारे पात्र हैं जो कहानी को जीवंत बनाते हैं। उन्हीं पात्रों ने मंटू की बहन गुड़िया की शादी में ऐसा बवंडर मचाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। मंटू को सरयू पार दियरा में छिप कर रहना पड़ा। गुड़िया के ससुराल वाले उससे नाराज रहने लगे। जितने बाराती नहीं आए थे उससे ज्यादा तो मुकदमे दायर हो गए। चांदपुर की कहानी में एक और पात्र है, दक्षिण टोले के जंग बहादुर उर्फ झाझा बाबा। उनके 3 बेटे पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गए, नोएडा, दिल्ली और बंगलोर जैसी जगह पर रहने लगे। जंग बहादुर का मन शहरों में नहीं लगा और उनके बेटों का मन चांदपुर में। झाझा बाबा ने गुड़िया की शादी तय कराने में बहुत मेहनत की थी। इस बवाल के बाद उनका मन में उचाट हो गया। गुड़िया की शादी से यह भी अफवाह फैल गई कि मंटू और पिंकी में जबरदस्त चक्कर है। पूरे गांव में उनके छिपकर मिलने, कहीं छत पर कहीं कमरे में पकड़े जाने की कितनी कहानियां चल निकली। और इतना ही काफी नहीं था। 2006 के भयानक बाढ़ का कहर अभी बाकी था। चांदपुर की कहानी बिना बाढ़ के कैसे पूरी होती। बाढ़ से लोग उबर रहे थे कि गुड़िया के जलने की खबर आ गई। लोग उसके ससुराल पहुंचे, उससे पहले मौसी रमावती धड़ाम हो गई। इतनी दूर अस्पताल और गांव में एकमात्र सुखारी डॉक्टर होना क्या था। एक की चिता गंगा किनारे लगी तो दूसरी की सरयू किनारे। मंटू तो पूरी तरह अनाथ हो गया। मौसी और बहन दोनों विदा हो चुके थे। वो गांव छोड़कर दियरा में मड़ई डालकर रहने लगा। इधर चंदा के भीतर अपनी बेमतलब की बेइज्जती को लेकर आग सुलगने लगी। वो अचानक से बड़ी है। गांव की बेटियों सविता, किरण, रीना, फिर गुड़िया की मौतों ने उसे झकझोर दिया था। उसके आत्मसम्मान ने करवट लेनी शुरू कर दी। चंदा ने ठान लिया कि वो गांव में और किसी को चंदा नहीं बनने देगी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। गांव के साथ साथ मैना चाची ने जीना हराम कर रखा था। उन्होंने धमकी दे डाली थी कि 2 महीने में इसकी शादी नहीं हुई तो वो घर छोड़ दे। बेचारे उमेश चाचा ने आनन फानन में उसकी शादी उसे 20 बरस ज्यादा उम्र के अधेड़ से तय कर दी। यह निश्चय हुआ कि बसंत पंचमी तक विधायक द्वारा प्रस्तावित सामूहिक विवाह में उसकी डोली उठ जाएगी। चंदा के नए संकल्प का क्या हुआ? गुड़िया की शादी में आखिर बवाल क्यों हुआ था? मंटू के इश्क का क्या अंजाम? चंदा तो छोड़िए, क्या वो चांदपुर वापस लौट पाएगा? झाझा बाबा के बच्चे क्या उनसे मिलने आएंगे? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको उपन्यास पढ़ना होगा। उपन्यास की भाषा इतनी चुटीली और व्यंग्यमयी है कि पूरी व्यवस्था पर जोरदार प्रहार करती चलती है। एक बार शुरू करके बीच में रुकने का मन नहीं करता। विकास की चकाचौंध के बीच ये उन गांवों की असलियत पेश करता है जिन तक वैश्वीकरण के प्रतीक चिन्ह तो पहुंच गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि हिट फिल्मों के लोगों तक पहुंचने में भी 7 बरस लग जाते हैं। अच्छी, चुटीली और व्यंग्यात्मक भाषा में एक अच्छी कहानी के लिए उपन्यास जरूर पढ़ा जाना चाहिए। और अगर आप पूर्वांचल की बोलियों, रीति रिवाजों से रूबरू होना चाहते हैं तो भी ये उपन्यास आपको बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा। किताब आपको अमेज़न पर मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप रिव्यू के लिए अपनी किताबें भेजना चाहते हैं तो उसका पता भी वहीं मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो जाइए फौरन अभी कीजिए।